हेलो माय डियर स्टूडेंट। एनसीईआरटी के सफ़र में हम लोग अब शुरुआत करते हैं। आज 5वां लेसन, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, तो इसके बारे में आज चर्चा होगी। अर्थात एनसीईआरटी का अध्याय 5 क्लास 6 एनसीईआरटी जियोग्राफी अध्याय 5, ठीक, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में चर्चा होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। क्योंकि यहाँ पर जीवन जीने के लिए वह सारी परिस्थितियां पाई जाती हैं जो किसी जीव को जीने के लिए आवश्यक है। अर्थात यहाँ पर जल है, भूमि है, वायुमंडल है, ये सारी चीजें अर्थात जीवन को जीने के लिए जो चीजें चाहिए, जिन चीजों की आवश्यकता होती है यहाँ पर वो अवेलेबल है। इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। और पृथ्वी के उन्हीं घटकों के बारे में हम लोग बात करेंगे। पृथ्वी के 3 प्रमुख घटक हैं, जिनमें से हमारा है पहला, पृथ्वी के 3 प्रमुख घटकों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आपका पहला है स्थल मंडल। कौन सा है? स्थल मंडल। स्थल मंडल अर्थात लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर अर्थात लिथोस्फेयर का मतलब स्थल मंडल या कहेंगे भूमंडल। भूमंडल ये हो गया आपका भूमंडल, लिथोस्फेयर। और दूसरा आपका है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर का मतलब कि जल मंडल। क्या चीज? जल मंडल। उसके बाद हमारा आता है वायुमंडल। वायुमंडल अर्थात एटमॉस्फेयर। इतनी सारी चीजें हो गई, अब दिक्कत तो नहीं होगा। पृथ्वी के प्रमुख मंडल हैं, प्रमुख 3 मंडल हैं। पहला भूमंडल, जलमंडल और उसके बाद वायुमंडल। तो भूमंडल के बारे में अर्थात देखा जाए, भूमंडल अर्थात पृथ्वी। तो भूमंडल क्या है? स्पष्ट लिखना उखना कुछ नहीं है, बस केवल क्लास 6 का एनसीईआरटी। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नोट्स यदि बनाना चाहते हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ अच्छी तरह से, एनसीईआरटी का अच्छी तरह से नोट्स चाहिए, तो आप कमेंट करिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप देख करके लिख लीजिएगा। लेकिन यहाँ केवल समझने का कार्य होता है, यहाँ पर लिखवाने का काम नहीं होता है। यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, आपको टेलीग्राम के माध्यम से हम आपको लिंक दे देंगे। आपको कमेंट में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, और टेलीग्राम के माध्यम से आपको इसका नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाए। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। अब हम लोग जानते हैं कि भूमंडल होता क्या है। भूमंडल अर्थात पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पे हम निवास करते हैं, जिस पे हम चलते हैं, जिस पे हम सोते हैं, उसे भूमंडल कहा जाता है। अब यदि कहा जाए भूमंडल बना कैसे, तो भूमंडल पृथ्वी के भूपर पट्टी एवं मिट्टी के पतली पतली परतों से मिलकर के बना हुआ है। भूमंडल कैसे बना हुआ है? पृथ्वी के भूपर पट्टी, चट्टानों एवं मिट्टी के पतली पतली परतों से बना हुआ है, जिसे हम भूमंडल कहते हैं। और भूमंडल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अर्थात पूरी पृथ्वी को अगर देखा जाए तो पूरी पृथ्वी पे क्या है? एक स्थल है, दूसरा क्या है? जल है। अर्थात भूमंडल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं।
एक जो होता है महाद्वीपों के रूप में, महाद्वीपों के रूप में आई बात समझ में, और दूसरा जो चीज है महासागरीय बेसिन के रूप में, सागरीय बेसिन के रूप में, महासागरीय बेसिन के रूप में हम देख सकते हैं। अर्थात पृथ्वी पे जो बड़े बड़े स्थल हैं उनको महाद्वीप कहा जाता है, और जो बड़े बड़े जलाशय हैं उनको कहा जाता है महासागरीय बेसिन कहा जाता है। अगर महाद्वीपों के बारे में चर्चा करें तो पृथ्वी पे कुल 7 महाद्वीप हैं। कितने हैं? 7 महाद्वीप। और महासागरों की बात करें तो 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। अब महाद्वीपों के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि पृथ्वी पे सबसे ऊंचा यदि कोई चीज है तो वह एवरेस्ट है। क्या है? एवरेस्ट। और एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। और सबसे गहरी अगर देखा जाए, सबसे गहरी अगर कोई चीज है तो उसे मेरियाना गर्त कहते हैं। मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई लगभग 11,022 मीटर है। कितना है? 22 मीटर। 11,022 मीटर है। अब महाद्वीपों के बारे में यदि चर्चा करें हम लोग तो महाद्वीपों में सबसे बड़ा आता है एशिया। कौन? एशिया महाद्वीप। कौन आता है? एशिया महाद्वीप। अगर एशिया महाद्वीप के बारे में हम चर्चा करें तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, और यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर आपको यहाँ इमेज दिख रहा होगा, आप इमेज में देखिए कि एशिया महाद्वीप जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और उत्तरी गोलार्ध में स्थित तो है। एशिया के बारे में तो हम लोग जान ही गए कि एशिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इससे होकर के गुजरती है, और यह पृथ्वी के महाद्वीपों में यदि बात किया जाए तो लगभग 1/3 भाग पर यह स्वयं फैला हुआ है। पृथ्वी के 1/3 भाग के क्षेत्रफल पे एशिया महाद्वीप फैला हुआ है, और इसके पश्चिम में एक यूराल पर्वत होगा। आप ध्यान से देखेंगे, एक यूराल पर्वत होगा, और यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, और वह यूराल पर्वत क्या करता है? एशिया और यूरोप को अलग करता है। और जहां पर आप यह पृष्ठ देख रहे होंगे कि यूराल पर्वत जहां है, जहां पर एशिया और यूरोप एक दूसरे से मिले हुए हैं, अर्थात उस स्थान को, उस संयुक्त भाग को जहां पर यूरोप और एशिया एक दूसरे से मिले हुए हैं, उस संयुक्त भाग को यूरेशियन कहा जाता है। यूरेशियन कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यूरोप महाद्वीप पे। कौन? यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप के बारे में यदि चर्चा किया जाए तो यूरोप महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। यूरोप महाद्वीप क्या है? तो यूरोप महाद्वीप जो है एशिया के पश्चिम में स्थित है। इमेज में आपको दिख रहा होगा, एशिया के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है। यह एशिया से बहुत छोटा है, और यह आर्कटिक वृत्त से सटा हुआ है। यह क्या है? आर्कटिक वृत्त से सटा हुआ है। बस इसके बारे में हम लोग कक्षा 6 का एनसीईआरटी पढ़ना है, तो इसमें केवल इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है। बाद में आगे चल करके हम सारी चीजें पढ़ेंगे। यूरोप महाद्वीप में कौन से देश हैं, कैसी कौन रेखाएं हैं, कितने वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग गहराई से अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी कक्षा 6 की एनसीईआरटी है, तो केवल बेसिक पढ़ेंगे। इसके बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में यदि हम लोग पढ़ें,
अफ्रीका एशिया के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह लगभग विषुववृत्त अर्थात 0 डिग्री अक्षांश, अगर नहीं समझ में आता है, भूमध्य रेखा के मध्य में स्थित है। भूमध्य रेखा के मध्य में स्थित है और सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। और अफ्रीका महाद्वीप ही एक ऐसा महाद्वीप है जहां जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुववृत्त तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुववृत्त तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। और इसके बारे में यदि कहा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। और एक बात और मैं इसके बारे में बता दूं आप लोगों को कि अफ्रीका महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान पाया जाता है, जो विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है, वह अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है, सबसे गर्म रेगिस्तान। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। इसके बाद बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। उत्तरी अमेरिका के बारे में बात करेंगे। उत्तरी अमेरिका के बारे में बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका के बारे में क्या कहें? उत्तरी अमेरिका उत्तर पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी अमेरिका उत्तर पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। यदि आपको दिशा का ज्ञान नहीं है तो जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर को आप जाइए और देखिए, लास्ट में हमने दिशा के बारे में बताया है। उत्तरी अमेरिका उत्तर पश्चिम गोलार्ध में स्थित है और यह दक्षिण अमेरिका के सक्रिय भाग से, फिगर में आपको दिख रहा होगा, दक्षिण अमेरिका के सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पनामा जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका के बारे में एक बात और जानते हैं। उत्तरी अमेरिका 3 महासागरों से घिरा हुआ है। आप कमेंट में बताइए कि वह 3 महासागर कौन कौन से हैं जिससे उत्तरी अमेरिका घिरा हुआ है। और यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तीसरा, पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में। दक्षिणी अमेरिका के बारे में, जस्ट दक्षिणी अमेरिका के बारे में बात करेंगे। दक्षिणी अमेरिका के बारे में यदि क्या कहा जाए, दक्षिणी अमेरिका जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका जो है इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में 2 सागर हैं। इसके पूर्व एवं पश्चिम में 2 सागर हैं। कमेंट करके बताइए कि 2 सागर कौन कौन से हैं। अब फिगर में आप लोग देख लीजिए, दक्षिणी अमेरिका जो है इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और यह 2 सागरों से घिरा हुआ है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में 2 सागर हैं। आप देख करके बताइएगा कि कौन कौन से सागर हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। कौन? ऑस्ट्रेलिया के बारे में।
ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जो चारों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। जैसा कि आप लोग इन फिगर में देख रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यह चारों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है, यह सबसे छोटा महाद्वीप है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंटार्कटिक। अंटार्कटिक इसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में हम लोग जानेंगे। अंटार्कटिका महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप जो है पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगर कहा जाए अंटार्कटिका महाद्वीप जो है आपका दक्षिणी ध्रुव के मध्य में स्थित है, दक्षिणी ध्रुव के मध्य में स्थित है और यह पूरी तरफ से बर्फ से ढका हुआ है। बहुत बड़ा है लेकिन पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ पर अधिक ठंड होने के कारण जीवन की स्थितियां यहाँ पर मतलब जीवन की स्थितियां नहीं पाई जाती हैं, अर्थात यहाँ पर कोई भी मानव निवास नहीं पाया जाता है। यहाँ पर विश्व के देश जो है अपना, यहाँ पर बहुत से देश अपना शोध केंद्र स्थापित किए हैं और भारत भी अपना शोध केंद्र यहाँ पर स्थापित किया है, जिसे मैत्री या भारतीय नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो ये हो गया आपका स्थल मंडल के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे जल मंडल, मतलब जल मंडल के बारे में। अब इसको जल मंडल मतलब दो भागों में बांटे हैं, एक स्थल मंडल और दूसरा जल मंडल, मतलब महासागरीय बेसिन। महासागरीय बेसिन के बारे में जो भी चीजें पढ़ेंगे हम लोग जल मंडल में ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जल मंडल के बारे में। इसको मैं रब कर देता हूं, तब तक वीडियो हो सकता है कट किया जाए क्योंकि मैं ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जल मंडल के बारे में। यदि अगर देखा जाए तो पृथ्वी पे लगभग 71% जल है। क्या है? 71% जल है, बाकी 29% स्थल है। बाकी 29% क्या है? स्थल है और 71% क्या है? जल है। 71% क्या है? ओहो उल्टा लिखा गया। यहाँ पर जो है आपका 71% जल है और 29% स्थल है। क्या है? 29% स्थल है, सही तो लिखाया था। तो इसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो देखिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं जल मंडल। अब स्थल मंडल तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्थल मंडल में 7 महाद्वीप होते हैं। अब जल मंडल में यदि बात करें तो जल जो है पृथ्वी पर कितना है? 100%। मतलब कहने का मतलब जल में केवल बात करेंगे, यहाँ पर पृथ्वी पर नहीं डिवाइड कर रहे हैं। पृथ्वी पे तो 71% है, लेकिन जल में 100% के जल में 97% जल जो है वह महासागरों में है। कहाँ? महासागरों में। कहाँ पर है? महासागरों में 97% जल और बाकी जो 3% बचा वह नदियों, झीलों, हिम मतलब बर्फ के रूप में, इन सारी चीजों के रूप में इकट्ठा है। कहने का मतलब 3% ही जल। इसीलिए पृथ्वी पर 97% अर्थात अगर देखा जाए 71% पृथ्वी पे 71% जल होने के बाद भी बहुत से देशों में जल की कमी होती है, या फिर किसी देश में महासागर होने के बाद भी वहां पर जल पीने की योग्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि महासागरों में जल जो होता है लवण युक्त होता है और महासागरों में प्रमुख 3 धाराएं होती हैं। महासागरों में प्रमुख 3 धाराएं होती हैं, मतलब 3 गतियां होती हैं। 3 गतियां महासागरों में प्रमुख 3 गतियां होती हैं, जिन्हें तरंग, ज्वार, भाटा के नाम से जानते हैं। अब तरंग क्या है, ज्वार क्या है, भाटा क्या है, इन सब के बारे में हम लोग आगे
चर्चा करेंगे, अभी विषय नहीं है। अभी चर्चा करने बैठ जाएंगे तो एक ही चैप्टर में सारी चीज पूरा भूगोल पढ़ाना पड़ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे एनसीईआरटी को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद अगर सागरों में बात किया जाए तो जो महासागर हैं वह 5 हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। कौन है? प्रशांत महासागर है। अगर आपको इनके प्रशांत महासागर के बारे में बात करें, प्रशांत महासागर, जब प्रशांत महासागर जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर, क्या है? सबसे बड़ा महासागर है और लगभग पूरे जल का 1/3 भाग यही छेका करके रखा है। 1/3 भाग, यही 1/3 क्षेत्रफल पर यही फैला हुआ है। पृथ्वी के 1/3 क्षेत्रफल पर यही फैला हुआ है और विश्व की सबसे गहरी खाई अर्थात मेरियाना गर्त इस यहीं पर स्थित है, प्रशांत महासागर में ही स्थित है, जिसकी गहराई लगभग 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी तल से उतना ऊंचा और इतनी गहराई इतना ज्यादा हो सकता है? क्या आपने सोचा है? नहीं सोचा है तो सोचा करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग भूगोल में पढ़ेंगे 12 तक। अगर पृथ्वी पे महासागरों की बात किया जाए तो पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, प्रशांत, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर हैं, बड़े से छोटे क्रम में हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद वायुमंडल के बारे में यदि हम बात करें तो वायुमंडल पृथ्वी को ही सबसे अनोखा बनाता है। वायुमंडल ही पृथ्वी को अनोखा ग्रह बनाता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल जो है, वायुमंडल ही मानव के जीवन अर्थात जीव के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वायुमंडल में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, जिसके माध्यम से हम जीते हैं, सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। दूसरा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जीवों के वृद्धि के लिए क्या होता है? बहुत लाभदायक होता है नाइट्रोजन। और वायुमंडल में सबसे ज्यादा यदि कोई गैस है तो आपका 78% नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। और उसके बाद आपका 21% ऑक्सीजन है, और उसके बाद बचा 1%। तो 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद आर्गन और अन्य गैसें हैं। ऑक्साइड और आर्गन अन्य गैसें हैं, और इसकी मोटाई, वायुमंडल की मोटाई लगभग 1600 किलोमीटर है। कितना? 1600 किलोमीटर। इतना तो हमने आपको बता दिया कि अगर नाइट्रोजन है तो जीवों की वृद्धि के लिए उपयोगी है, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए उपयोगी है, और कार्बन डाइऑक्साइड से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, आर्गन और अन्य गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 1% होने के बाद भी पृथ्वी इतनी गर्म है। अर्थात अगर पृथ्वी पे ऊष्मा बढ़ाने का कार्य कोई करता है, कोई गैस, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर ऊष्मा बढ़ाने का कार्य करता है, और पौधों के लिए यह बहुत उपयोगी होता है। और यदि बात करें तो इस वायुमंडल में बहुत सारी परतें हैं, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। अर्थात वायुमंडल की 5 परतें हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि वायुमंडल की 5 परतें हैं, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल। तो ये सारी चीजें हो गई। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से भी वायुमंडल हमारी रक्षा करता है, जिससे कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमें क्या करता है? वायुमंडल बचाता है। तो अगर जीवन को जीना है तो वायुमंडल का होना बहुत जरूरी है। इसलिए और किसी ग्रह पे वायुमंडल न होने के कारण वहां पर जीवन नहीं पाया जाता है। इसके बाद आपको एक मंडल और पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके बाद एक मंडल और है, वह आपका
इन तीनों से मिलकर के एक और मंडल बनता है जिसे जीव मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव मंडल। और जीव मंडल मतलब बायोस्फीयर, अर्थात बायोस्फीयर मतलब जीव मंडल क्या होता है? जीव मंडल का मतलब होता है जीवन का मंडल, मतलब जीवन कैसे चल रहा है। अगर सोचिए कि अगर पृथ्वी पर स्थल ही न रहे तब हम लोग रहेंगे कहाँ? जल में। मान लेते हैं जल में रह लेते हैं, जल में रह लेते हैं, वायुमंडल न रहे, ऑक्सीजन कहां से आएगा? अर्थात इन तीनों की मदद से एक और मंडल बनता है जिसे हम कहते हैं जीव मंडल, अर्थात बायोस्फीयर। अर्थात इन तीनों के समूह से बना एक और मंडल होता है जिसे हम जीव मंडल कहते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और एक चैप्टर और क्लास 6 एनसीईआरटी जियोग्राफी का मात्र एक चैप्टर बचा हुआ है, उसे खत्म करने के बाद हम क्लास 7 का एनसीईआरटी जियोग्राफी पढ़ेंगे। उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, 11, 12 यहाँ तक हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे, वो भी इसी नवंबर माह में।